Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, distinguished delegates, I am Syed Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, a peace-loving nation inheriting one of the most ancient civilizations that has made significant contribution to human civilization, culture and ethics. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईरान से जुड़ी 5 बड़ी खबरें एक साथ सामने आई हैं और ये सिर्फ ईरान की खबरें नहीं है, ये उस पूरी जंग नैरेटिव की खबरें हैं जो मिडिल ईस्ट की रूह, उसकी सरहदें, उसकी आज़ादी तय करती हैं। और हाँ दोस्तों, आज की इस खबर में मैं आपको सिर्फ अपडेट नहीं दूंगा, मैं आपको वो पैटर्न दिखाऊंगा जो अमेरिका और इजराइल बार बार हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पहले डिप्लोमेसी का नारा, फिर शर्तें, फिर दबाव, फिर हमला और उसके बाद कैमरे पर आकर कहना कि हम तो अमन चाहते हैं साहब, बम गिरा करके। दोस्तों, अब आपसे सीधे 3 सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में जवाब दें। पहला सवाल यह कि ट्रंप और नेतन्याहू को लगता है कि वो ईरान को गजा की तरह दबा देंगे। आप बताइए कि कितने % ये ख्वाब पूरा होगा, 10%, 30%, 50% या 0%। दूसरा सवाल, क्या इजराइल अकेले अपने दम पर ईरान जैसे मुल्क से लंबी जंग झेल सकता है या फिर उसे हर हाल में अमेरिका की बैसाखी चाहिए। तीसरा सवाल, हरमुज जैसे चौक पॉइंट पर अगर तनाव बढ़ता है तो क्या दुनिया की तेल की कीमतें सबसे पहले आम आदमी की कमर तोड़ेंगी या फिर बड़े मुल्क पहले ही कोई डील निकाल लेंगे? कमेंट में जवाब जरूर दीजिए, मैं आपके जवाब पढ़ूंगा और उसी के हिसाब से अगला एपिसोड भी बनाऊंगा, जहां इन 5 बड़ी खबरों में क्या खलबली ईरान ने मचाई है। जहां आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि खलीज में IRGC का बड़ा एक्शन है, स्मगलिंग है या एक सिग्नल ईरान ने दे दिया है। दोस्तों, ईरान की IRGC ने बुधवार को एक टैंकर जब्त किया और ईरानी टीवी के मुताबिक इस जहाज में 40 लाख लीटर स्मगल फ्यूल था, साथ में 16 गैर ईरानी क्रू मेंबर। अब सवाल यह नहीं कि टैंकर पकड़ा गया, सवाल यह है कि यह घटना कहां हुई और कब हुई। कहां? उसी खलीज में, उसी हरमुज के पास जहां से दुनिया की एनर्जी की रगें गुजरती हैं। कब हुई? उसी दौर में जब ईरान पर दबाव, धमकी, न्यूक्लियर नैरेटिव का तूफान चल रहा है। दोस्तों, ईरान ने यह साफ बताना चाहता है कि हमारी समुद्री हदों में जो खेल होगा उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ हम तय करेंगे। और अब एक और एंगल देखिए, दिसंबर में इससे पहले भी ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में एक टैंकर पकड़ा था जिस पर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के क्रू मेंबर थे। यानी यह सिलसिला नया नहीं है, लेकिन इसी कहानी में अमेरिका का भी एक ट्विस्ट है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के पास एक टैंकर पकड़ने की बात की और दावा किया कि वो ईरान वेनेजुएला का तेल ढो रहा था। दोस्तों, मेरी लाइन नोट करके लिखिए, यह सिर्फ टैंकरों की कहानी नहीं है, यह कंट्रोल की कहानी है। कौन तय करेगा कि तेल किसका, किस रास्ते से, किस दाम पर, किस शर्त पर जाएगा। और इसी के साथ आप समझिए मेरी इस लाइन को। दोस्तों, ईरान ने वेनेजुएला का बदला ले लिया है। मतलब यह कि अमेरिका अगर समंदर में सीजर बनकर जहाज रोकेगा तो ईरान भी अपनी रीजनल ताकत दिखाकर कहेगा यहां एक तरफा हुक्म नहीं चलेगा, यहां हमारा कंट्रोल चलेगा। वहीं आप दूसरी खबर पर गौर कीजिए, ईरान का इनकार, पहले नियम लिखो फिर दरवाजा खटखटाओ कि हां हमें मुलाकात करनी है। अब आते हैं दूसरी और सबसे भारी खबर पर।
ईरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने जिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, फुर्दो, नतांज, इस्फहान, उन पर आईएईए इंस्पेक्शन से पहले आईएईए को पोस्ट वॉर कंडीशंस के नियम बनाने होंगे। दोस्तों, यह लाइन अपने आप में बहुत बड़ी है। ईरान क्या कह रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर फौजी हमला हो जाए तो निरीक्षण किस कानून के तहत होगा, किस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा। यानी ईरान का सवाल यह है कि जब बम गिराया गया तब आईएईए कहां था, जब हमला हुआ तब क्या वो अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं था, और अब जब राख बची है तो इंस्पेक्शंस का दबाव क्यों। दोस्तों, ईरान का गुस्सा सिर्फ इंस्पेक्शंस पर नहीं है। ईरान की शिकायत यह है कि आईएईए ने हमले की खुली निंदा नहीं की, इसलिए ईरान ने इंस्पेक्टर्स को बाहर निकाल फेंका है। और यहां एक मोरल डबल स्टैंडर्ड भी है। ईरान कहता है कि हम बम नहीं चाहते, और दुनिया बार बार ईरान को कटघरे में लाकर खड़ा करती है। लेकिन इजराइल के बारे में दुनिया क्या कहती है? इजराइल पर अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर का शक, लेकिन सवाल कम। जवाब हर बात का ईरान देगा, ईरान जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ईरान एक ही बात कह रहा है, कानून अगर है तो सबके लिए एक जैसा हो, वरना ये न्यूक्लियर जस्टिस नहीं, पावर पॉलिटिक्स का गेम बन चुका है, और ये पावर हम पर नहीं चलने वाला। वहीं जब ईरानी औरतों की ताकत बनी, फ्रंटलाइन के पीछे की कहानी क्या है? अब तीसरी खबर जो मिसाइलों से नहीं रूस से जुड़ी हुई है। जनरल हातमी ने ईरानी संसद के वुमेन एंड फीमेल ग्रुप से मिलकर कहा, 8 साल की ईरान इराक जंग हो या 12 दिन की ताजा जंग, ईरानी महिलाएं गैर मामूली किरदार रही। दोस्तों, जंग का एक हिस्सा वो है जो कैमरे पर दिखता है, और दूसरा वो है जो कैमरे के पीछे होता है। जवान की मां, जवान की बीवी, घर का सब्र, बच्चे की निगाह, और वो दुआ जो हथियार से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है। ईरान आज अपनी रेजिस्टेंस को सिर्फ स्टेट पॉलिसी नहीं बताता, वो उसे सिक्योरिटी स्टेमिना बताता है। और जनरल हातमी का बयान यही कहता है कि ताकत सिर्फ बारूद नहीं, ताकत सब्र भी है। तो इसी बीच आयतुल्ला मिलानी पर रहबर का खिराज, इल्म भी, अखलाक भी, सियासी बसीरत भी सामने आ जाती है। अब आप चौथी खबर में ईरान का दूसरा चेहरा देखिए। दोस्तों, दुनिया क्या दिखाती है और क्या चेहरा है? मिसाइल नहीं मदरसा, जंग नहीं इल्म, शोर नहीं वकार ईरान का। रहबर इनकलाब ने आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हादी मिलानी की याद में कॉन्फ्रेंस के आयोजकों से मुलाकात की और कहा, यह शख्सियत मावी, अखलाकी, इल्मी और सियासी तौर पर जामे थी। उन्होंने कहा कि मशहद का हौजा ए इल्मिया उनके एहसान का कर्जदार है। उनकी खासियत वकार, मितनात, तवाजो, दोस्ती में वफा, और एक बहुत अहम बात, वो अलग अलग सियासी ग्रुप से राब्ता रखते थे मगर किसी धड़े के कैंप में नहीं जाते थे। दोस्तों, ये लाइन आज के दौर के लिए भी एक सबक है। तालीम और तहजीब अगर किसी पार्टी के पोस्टर पर चिपक जाए तो वो इल्म नहीं रहता, प्रचार बन जाता है। और यही इल्म दुनिया को सिखा रहा है ईरान। तो इसी बीच अब्बास इरकाची का अमेरिका पर वार होता है। डिप्लोमेसी नहीं, डिक्टेशन है ये। अब पांचवी खबर, और ये सीधी वॉशिंगटन के चेहरे पर तमाचा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास इराक्ची ने अपने ट्विटर पर कहा कि अमेरिका की डिप्लोमेसी का मतलब बातचीत नहीं, अपनी शर्तें दूसरों पर थोपना है। उन्होंने तंज किया, हम बातचीत को तैयार हैं, बस अपने अंतर्राष्ट्रीय हकूक भूल जाएं। और फिर ईरान का सबसे तीखा आरोप क्या है दोस्तों? जब हम बातचीत में थे,
उसी वक्त अमेरिका ने हमला करने का फैसला किया हम पर। यानी ईरान कह रहा है कि आप कहते हो बातचीत और पीछे से बॉम्बर। दोस्तों, इराकची का मैसेज सीधा है, हाथ बढ़ाना है तो बम रोकिए, नैरेटिव बेचना है तो सच को बोलिए, डंके की चोट पर बोलिए। अब इन 5 खबरों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इन 5 खबरों को अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो मैं साफ तौर पर कहूंगा कि ईरान यह साबित करना चाहता है कि समुद्र में भी, डिप्लोमेसी में भी, समाज में भी और नैरेटिव में भी हम सब्जेक्ट नहीं हैं, एक एक्टर हैं, किरदार है। अब अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या दिखाती है? वो दिखाती है कि दबाव बनाओ, वो दिखाती है कि ईरान को अकेला दिखाओ कि सब उसे छोड़ करके भाग गए, और वो दिखाती है कि इंस्पेक्शंस के नाम पर कंट्रोल करो ईरान को, और सुरक्षा के नाम पर हमला कर दो कि भाई साहब दुनिया में सारे फसाद की जड़ ईरान है और वो तो इजराइल सिर्फ मोहब्बत बांटने का काम कर रहा है। और ईरान की रणनीति क्या दिखाती है दोस्तों? हरमुज में सिग्नल, IAEA को नियम पर मजबूर करना ईरान की ताकत है। तीसरी यह कि समाज की स्टेमिना दिखाना कि असल ताकत ईरान की सब्र है, और अमेरिका की डिक्टेशन डिप्लोमेसी को एक्सपोज करना ईरान का काम है। दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू को लगता है कि वो ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, ईरान को अगर समझने के लिए आपको सिर्फ उसकी मिलिट्री नहीं, उसकी सोसाइटी, उसका इल्म, उसका नैरेटिव, उसकी रेजिस्टेंसी कल्चर समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज की ये 5 खबरें एक साथ मिलकर के एक ही पैगाम देती हैं, ईरान झुकेगा नहीं, और अगर बात होगी तो बराबरी की होगी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।